नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम रीट जो 2015-16 में पेपर हुआ था जिसका, उसके मनोविज्ञान के 30 प्रश्न आपके सामने लेकर उपस्थित हैं। तो 30 प्रश्नों को आज हम बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से विश्लेषण के माध्यम से पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि इन फ्यूचर आगे आने वाले एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्रश्नों का स्वरूप हमेशा पीछे के पेपरों के आधार पर तय होता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सीखने के सही स्तर है, यानी सीखने के सही स्तर में निम्न में से इन विकल्पों में से कौन है। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प नंबर 3, तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध और प्रज्ञान। यानी तथ्य, पहले से तथ्य इकट्ठे किया जाता है, फिर उन तथ्यों से सूचनाएं प्राप्त की जाती है, फिर उन सूचना से माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना और फिर उसको अवबोध में लाया जाता है और फिर प्रज्ञान दिया जाता है। तो ये एक सीक्वेंस के माध्यम से सीखने का एक स्तर माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। अर्थात इसके कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति अगर उम्र से अगर बड़ा हो जाता है तो क्या उसमें उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहा है तो क्या उसको अधिगम कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1। इसको हम अधिगम नहीं कह सकते। केवल उम्र के माध्यम से, अगर अवस्था के माध्यम से अगर वो परिपक्व हो गया है तो उसको हम उसमें अधिगम आई, ये जरूरी नहीं है। अधिगम की सटीक और सही परिभाषा यह है कि अभिप्रेरणा एवं अनुभव के जो उत्तरोत्तर श्रृंखला होती है, अभिप्रेरणा एवं अनुभव की जो उत्तरोत्तर श्रृंखला होती है उसे अधिगम कहते हैं। और ये स्किनर ने बहुत अच्छी तरीके से इसको परिभाषित किया है। स्किनर की परिभाषा है, उसके माध्यम से हम ये कह रहे हैं। चिंतन क्या है? चिंतन क्या है? तो चिंतन है आपके प्रतीकों का प्रयोग, यूज ऑफ सिंबल। सिंबल जो हमारे दिमाग में आते रहते हैं उनके माध्यम से हम कोई चीज़ सोचते हैं तो वो चिंतन है। अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, प्रोड। अगला प्रश्न है, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है। अचानक अर्थात सडनली, जो एकदम से दिमाग के अंदर आ जाए उस समस्या का समाधान, तो ऐसा मनोविज्ञान के अंदर कौन सा सिद्धांत माना जाता है? तो ऐसा आपको पता है कि सूझ का सिद्धांत माना जाता है, जिसको हम गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं, जो कोलरकोफ का वर्दाइमर ने दिया था। उनके सिद्धांत की एक थ्योरी थी कि किसी भी समस्या का समाधान है वो हमारे दिमाग में अचानक से आता है, उसको पहले से सोचना नहीं पड़ता है। तो ये सूझ का सिद्धांत जो दिया था ये गेस्टाल्टवादियों ने दिया था। अगला प्रश्न है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये कथन है। यानी ये कथन किस विकास से संबंधित है? मानसिक विकास, ध्यान विकास, शारीरिक विकास, भाषा विकास। तो संवेदना जो होती है हमारे मन से जुड़ी हुई होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, मानसिक विकास से संबंधित है ये। चलिए अगला है, व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं, व्यक्तिगत भेद में हम क्या पाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, विचलनशीलता भी होती है और प्रतिमानता भी होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3। मेरेडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक होते हैं होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं, जो सामाजिक स्तर से क्या होते हैं? ऊंचे होते हैं। तो मेरेडिथ के अध्ययन के आधार पर इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, अधिक स्वस्थ एवं विकसित होते हैं, अधिक स्वस्थ एवं विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है, केटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? यानी केटल ने व्यक्तित्व के कितने शील गुणों की संख्या बताई है?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3। केटल ने शील गुणों की 16 संख्या बताई है। कितनी? 16 संख्या बताई है। चलिए अगला प्रश्न है, मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह क्या है? सही उत्तर होगा विषय आत्मबोध परीक्षण। स्याही दवा परीक्षण हरमन रोरसा का है। वाक्य पूर्ति परीक्षण पाइन एवं टेंडलर का है। और ठीक है, अगला प्रश्न है, व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है, अर्थात जो हम हमेशा व्यवहार में लेते हैं उस बुद्धि को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि जिसे हम ना तो देख सकते हैं ना छू सकते, और ये हमारे मन का सबसे अधिक भाग माना जाता है। ये 9/10 माना जाता है। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी है? बुद्धि के कारकों की संख्या 120 मानी है गिलफर्ड ने। सबसे पहले 120 थी, उसके बाद में 150 हुई और फिर उसमें एक संशोधन करके 180 उसकी अंतिम संख्या मानी जाती है। परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है। परिवेश, जिस परिवेश में जो प्राणी रहता है उसकी वस्तु, अगर प्राणी उस वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास करता है तो वो वस्तु क्या कहलाती है? तो उसे हम प्रेरक कहते हैं। उसे हम प्रेरक कहते हैं जिसके लिए वो प्रयत्न करता है, जिसके लिए वो प्रयत्न करता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व किस चीज़ को देना चाहिए? प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक किसको महत्व देना चाहिए? तो प्रतिभावान जो बालक होते हैं उनकी पहचान के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षणों को के परिणाम को देना चाहिए। जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं उनके परिणाम को हमें उन्हें देना चाहिए। ठीक है, निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? अप्रत्यक्ष ढंग यानी प्रत्यक्ष रूप से हम उसको नहीं कह सकते हैं। तनाव का अप्रत्यक्ष रूप से कौन सा है वो ढंग है जिससे तनाव कम किया जा सकता है? तो ये सारे ए, बी और सी वाले सारे प्रत्यक्ष रूप से तनाव को कम करने के हैं, लेकिन जो विकल्प नंबर 4 है ये अप्रत्यक्ष ढंग कहते हैं इसको, या इसको अप्रत्यक्ष तरीका कहते हैं जिससे व्यक्ति का तनाव कम किया जा सकता है। इसको हम दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है सब्लिमेशन, और इसको हम हिंदी में अन्य नाम से भी जानते हैं, शोधन कहते हैं इसको, और इसको मार्गांतिकरण भी कहते हैं। यानी इसमें ये होता है कि व्यक्ति की वो सबसे बड़ी कमजोरी जो आगे चल करके वही उसका हथियार बन जाता है और उसको जिंदगी में सफल बनने में वो चीज़ सबसे ज़्यादा मददगार साबित होती है, तो उसे हम उदात्तीकरण कहते हैं। एक लड़का है जिसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो वो क्या करता है, उस गुस्से का अगर सदुपयोग करके अपनी ऊर्जा, एनर्जी, अपनी भाग दौड़, शारीरिक परिवर्तन में लगाता है, दौड़ में लगाता है, कुछ एक्टिविटी में लगाता है, तो आगे जाकर के वो व्यक्ति स्वयं ही है वो फौज में या पुलिस में भर्ती हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी डिस्लेक्सिया की विशेषता नहीं है? डिस्लेक्सिया की विशेषता नहीं है, तो इसमें विकल्प 1 है वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं। 2 है सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। 3 लिखने की धीमी गति, और अंतिम है छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयाँ। तो इसमें सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग से संबंध में इसमें कोई तरीके से नहीं है। इसमें डिस्लेक्सिया से संबंधित ये परेशानी आती है, बच्चे में वाचन सही तरीके से नहीं होता है, गति और बोध के मामले में उसको समस्याएं आती है, सही तरीके से वो नहीं वाचन कर सकता। लिखने की गति उसकी धीमी होती है, छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने में उसे कठिनाई आती है, लेकिन उसमें उल्टे हाथ का इसमें कोई तरीके से रोल नहीं है। डिस्लेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है। डिस्ग्राफिया जो लिखने से संबंधित होता है, डिस्कैलकुलिया जो गणना से संबंधित होता है, डिस्प्रेक्सिया भी होता है। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है, यानी सशक्त अर्थात पावरफुल मोटिवेशन जो बच्चे के अंदर होता है, तो
इससे बच्चे में सीखने में कितनी मदद मिलती है, तो वो बहुत जल्दी सीखता है। अगर किसी व्यक्ति में सीखने की बहुत ज़्यादा प्रबल इच्छा है, अगर वो अभिप्रेरित है किसी चीज़ से, तो वो बहुत जल्दी सीखता है। तो इसे हम शीघ्र सीखना कहते हैं। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। हस्तशिल्प की शिक्षा कैसे बालकों को दी जानी चाहिए? तो हस्तशिल्प की शिक्षा मंद बुद्धि बालकों को दी जानी चाहिए, क्योंकि वो धीरे धीरे इस चीज़ से सीख जाते हैं, और क्रिया करके किसी चीज़ को सीखना थोड़ा सा क्या सबसे ज़्यादा सही माना जाता है। तो मंद बुद्धि जो बालक होते हैं उनको क्रिया करके कोई कार्य करवाते हैं तो वो उनके दिमाग में थोड़ा सा स्थिर रह जाता है और वो प्रैक्टिकली करते रहते हैं। तो मंद बुद्धि बालकों की जो आईक्यू होती है वो 70 से 80 के बीच मानी जाती है। इसके साथ साथ जो सामान्य बालक होते हैं उनकी 90 से 110 आईक्यू मानी जाती है, और प्रखर बुद्धि जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं उनकी 140 अबोव होती है। पिछड़े बालक ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं, क्योंकि पिछड़ा बालक वो होता है जो किसी एक विषय विशेष में, किसी एक पार्ट विशेष में पीछे रह जाता है। वो पूरी तरीके से मानसिक रूप से मतलब पीछे नहीं होता है। इसमें एक जैसे मतलब एक बच्चा है, जैसे सारे सब्जेक्टों में तो बहुत अच्छी तरीके से उसको नंबर आते हैं, लेकिन गणित या अंग्रेजी के अंदर उसके नंबर बहुत कम आ रहे हैं, तो वो बच्चा पिछड़ा बालक कहलाएगा। तो पिछड़े बालक प्रखर बुद्धि वाले भी हो सकते हैं, मंद बुद्धि वाले भी पिछड़े बालक हो सकते हैं। छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? छात्रों में चोरी करने की आदत अगर विकसित हो गई है तो उसको दूसरे अच्छे बच्चों का उदाहरण देकर के उसको दूर किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, उदाहरण देकर के। और बाकी इनमें पारितोषिक देकर तो करेगा तो फिर वो अगली बार और इस चीज़ से मोटिवेट होगा और फिर ज़्यादा चोरियाँ करेगा। ताड़ना देकर भी बच्चे में थोड़ी सी हीन भावना पैदा हो सकती है, और सज़ा देना भी इस चीज़ से नहीं होगा। उदाहरण देकर के इस प्रश्न का सही विकल्प है वो, इन विकल्पों के आधार पर भी है वो सही उत्तर है। अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है, जो समाज में समस्याएं होती है उससे संबंधित होता है, तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो वो क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। जो विद्यालय के सर्वे सर्वा होता है उनके द्वारा कोई सामाजिक समस्या को दूर किया जाता है, तो उसे हम क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं। उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं। इस प्रश्न का बोर्ड ने कोई तरीके से उत्तर निर्धारित नहीं किया है और इसको बोनस के माध्यम से तय किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है वो सभी को समान अंकों के माध्यम से दिया था। बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में कब लागू हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, 1 अप्रैल 2010 को। अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। यानी एनसीएफ जो 2005 है, ये कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, ए और बी दोनों। सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, यानी कला शिक्षा के माध्यम से विद्यालय में जो बच्चे होते हैं उनको हमारे राजस्थान की, हमारे प्रदेश की जो सांस्कृतिक विरासत है उसके बारे में जानने को मिलेगा। तो ये है वो, इसलिए जोड़ने को कहा। और छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करने का भी इसमें उद्देश्य सम्मिलित था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4। जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को कहते हैं। यानी जब बालक का किसी परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता में सही मूल्यांकन स्थायित्व आ जाता है, यानी कोई भी मूल्यांकन बार बार करते हैं और बार बार करने के बाद में भी उसमें अगर स्थायित्व आ जाता है तो वो परीक्षण कौन सा परीक्षण कहलाता है? तो वो परीक्षण विश्वसनीयता परीक्षण कहलाता है। यानी उस परीक्षण में विश्वास होता है, और जो परीक्षण विश्वसनीय होता है वही परीक्षण वैध कहलाता है। यानी जो परीक्षण विश्वसनीय होता है वही परीक्षण वैध कहलाता है। यानी परीक्षण वह मापता है जो हम चाहते हैं, तो वह वैध कहलाता है। और वस्तुनिष्ठता, अगर किसी परीक्षण को हम बार बार अगर उसमें बदलाव कर रहे हैं, उसका मापन कर रहे हैं और उसका उत्तर वही आ रहा है,
उसका परिणाम वही आ रहा है तो वो वस्तुनिष्ठता होगी। अगर उसके उत्तरों में उसकी परिमाण में कोई बदलाव नहीं आ रहा है तो वो वस्तुनिष्ठता होगी। अगला प्रश्न है, किस में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है? तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, योगात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः किस चीज से घटित है? तो ये केवल एक कोष से घटित है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, विकल्प नंबर 2, एक कोष से घटित है। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। बच्चा जो शैशवावस्था की जो अवस्था होती है 0 से लेकर के या जन्म से लेकर के 5 या 6 वर्ष की जो अवस्था मानी जाती है उसको शैशवावस्था कहते हैं। और उसमें बच्चा क्या क्या उनकी विशेषता नहीं है, क्या क्या विशेषता है? तो देखिए, इसमें बच्चे का शारीरिक विकास है वो बहुत तीव्र गति से होता है, बहुत जल्दी विकास है, वो फलता फूलता है, दूसरों पर वो निर्भर रहता है, बच्चा स्वयं कुछ नहीं कर पाता है। और मानसिक विकास में उसमें तीव्रता आ जाती है। जो मानसिक विकास होता है उसके विकास में तीव्रता आती है, वृद्धि करता है जल्दी। लेकिन उसके विकास में नैतिकता नहीं होती है, वो नैतिक रूप से कुछ सोच नहीं सकता, नैतिक रूप से कुछ नहीं कर सकता। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3। नैतिकता का विकास प्रारंभ हो जाता है अपने बाल्यावस्था की अवस्था में, जो 6 से लेकर के 12 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। गामक अर्थात गति करना, मोशन विकास, तो उसका तात्पर्य हमारे मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित विकास से है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, शक्ति और गति का विकास, स्ट्रेंथ एंड स्पीड। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। 20वीं शताब्दी को किसकी शताब्दी कहा जाता है? बालक की शताब्दी कहा जाता है। और ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा हमारे फेवरेट और सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट क्रो ने दी थी। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, जो प्रसिद्ध परिभाषा मानी जाती है। हर प्रत्येक एग्जाम में ये परिभाषा आई जाती है। इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय कहा जाता है? बाल्यावस्था को। और ये कही किसने है? इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर देंगे। आपको याद है तो सीधा दो, नहीं है तो आप इसको सर्च करें और सर्च करने के बाद इस प्रश्न का सही उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्रेषित करें। तो मैंने अपनी तरफ से इसको बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करने का प्रयास किया है। और फिर भी अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या पर्सनल व्हाट्सएप करके ज़रूर सूचित कर दें। इसकी आप PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और प्रत्येक आने वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।